हेलो। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस मुद्दे पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कि फैकल्टी ऑफ लॉ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो अभी कट ऑफ रिलीज हुई है उसी से संबंधित आज की हमारी वीडियो होगी। तो देखिए, जो फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है वो एक बहुत ही रेप्यूटेड फैकल्टी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारे हिंदुस्तान की फोर्थ ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मतलब इनकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वो 1887 में हुई थी। तो सबसे पहले तो अभी इनकी कल कल इन लोगों ने एलएलबी की कट ऑफ जारी की है। तो उसी से संबंध मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में देखते हैं। डिपार्टमेंट कैसा है, कितनी सीटें हैं, कहाँ कहाँ एडमिशन होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और मैंने यहाँ से मास्टर किया है। तो मेरे को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में सारा कुछ लमसम पता है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो साइट है ALLDUNIV.AC.in, इस पे जाइएगा। गूगल खोलिए, इस पे टाइप कीजिए तो इस तरीके की कुछ साइट खुलेगी आपके पास। ठीक है, इस तरह की कुछ साइट खुलेगी। उसके बाद में आप यहाँ पे एडमिशन वाले लिंक पे क्लिक करिएगा। ठीक है, इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास इस तरीके से कुछ खुल के आ जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एडमिशन वाले जाके लिंक पे जाके हमें क्लिक करना है। वहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की हमारे पास लिंक आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं सभी की कट ऑफ इन लोगों ने डाल रखे हैं जो एडमिशन 2021 से रिलेटेड है, जिसमें आपकी अप्लाइड जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमकॉम, एलएलबी 3 ईयर, बीएससी होम साइंस, बायो मैथ, ये सभी की इन लोगों ने कट ऑफ यहाँ पे डिक्लेयर, मतलब जो जो जिन 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 कोर्सेज की अब तक आ चुकी है वो सारा इसी प्लेटफॉर्म पे इन लोगों ने कट ऑफ डाल रखी है। अब आपको एडमिशन कैसे करवाना है, कैसे एडमिशन होगा, एलएलबी की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एलएलबी से संबंधित हमारी वीडियो है। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए एलएलबी 3 ईयर काउंसलिंग पे। तो जैसे आप एलएलबी 3 ईयर काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का आएगा। ये आपके पास कट ऑफ इन लोगों ने जारी की है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एलएलबी 3 ईयर काउंसलिंग शेड्यूल 2021-22। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी होगी कि जो इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग का शेड्यूल है वो ऑफलाइन इन लोगों ने रखा है, ऑनलाइन नहीं रखा, ऑफलाइन रखा है। और ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना होगा कि वहाँ पे इलाहाबाद आपको जाना होगा। अगर आप बाहर से हो तो, या यूपी के किसी भी पार्ट से हो, या वो अदर स्टेट से हो, तो आपको इलाहाबाद में जाना होगा। इलाहाबाद में जो प्रवेश भवन है, उस प्रवेश भवन, मतलब प्रवेश भवन एक बिल्डिंग है, उसका नाम प्रवेश भवन है, जहाँ पे एडमिशन से जो काउंसलिंग होती है वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स वहीं पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाते हैं और वहीं पे काउंसलिंग करवाते हैं। तो आपको काउंसलिंग का जो रिपोर्टिंग टाइम है एलएलबी के लिए वो 9:30 बजे आपको वहाँ पे प्रेजेंट हो जाना, रिपोर्ट करना है, और 12:30 बजे तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। डेट क्या है, 12 दिसंबर 2021 को आपको बुलाया है। और कितनी कट ऑफ गई है, देखो कट ऑफ इन लोगों ने बहुत ही एक बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़े डिफरेंट टाइप से निकालते हैं ये लोग। ऐसे नहीं निकालते कि एक लिस्ट दो लिस्ट ऐसे करके, कुछ इनका होता नहीं, ये डायरेक्ट नंबर मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स जारी कर देते हैं। तो जैसे हमको पता है कि एलएलबी का जो हमारा जो टेस्ट हुआ था, वो टेस्ट यहाँ पे 300 नंबर, मतलब 150 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था और 300 नंबर का टोटल मार्क्स थे। तो 300 नंबर में से अगर जिस भी ऑल कैटेगरी यू आर 180.20 एंड अबव, मतलब 180.20 से जिसके भी ज्यादा नंबर हैं वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब 180.20 और उससे ज्यादा नंबर जो भी होगा वो इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाए और 12 तारीख को वहाँ पे प्रवेश भवन पे पहुंचे काउंसलिंग के लिए। और शेड्यूल जो एसटी की इन लोगों ने कट ऑफ जारी किए हैं वो 100 नंबर या 100 से ज्यादा नंबर, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये इन लोगों ने सारी कट ऑफ इन लोगों ने अभी जारी की है साइज। इसके बाद अगर कोई दूसरी कट ऑफ जारी करेंगे तो हम दोबारा वीडियो बनाएंगे उसके लिए। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना होगा कि ऑल कैटेगरी, मतलब इसमें ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस सारी कैटेगरी आ गई। मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आप हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए कि ये ऑल कैटेगरीज में कैसे इन लोगों ने यूआर वगैरह। तो जहां तक मेरा नॉलेज है वो ये कहता है कि मतलब इसमें जो ऑल कैटेगरीज का मतलब ये है कि इसमें जो सारी कैटेगरीज, मतलब ओबीसी, एससी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, यूआर हो गया, ये चारों कैटेगरी है, वो उनके नंबर इन्होंने 180.20 रखा है। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब में इन्होंने 100 नंबर या 100 से ज्यादा नंबर इन्होंने रखा है। अब डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या ले जाने हैं, ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां लेके जाना है। ठीक है,
तो ध्यान से सुनिएगा, डॉक्यूमेंट्स कोई भी मिस मत कर दीजिएगा, नहीं तो वहां पे फिर आपको ट्रबल हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको जो अभी एंट्रेंस आपने दिया है एलएलबी का वो, उसके साथ में आपको स्कोर कार्ड हो गया, जो स्कोर आपके कितने नंबर आए 180.20 से जितने भी ज्यादा नंबर का जो आपका स्कोर कार्ड होगा वो उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकलवा के वो लेके जाना। दूसरा हो गया आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, मतलब 10th की जो मार्कशीट है, और उसकी एक फोटोकॉपी भी आपको करवा लेनी है ना। जो मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, इसी के साथ आपको ऐसे 12th की मार्कशीट हो गई और सर्टिफिकेट हो गया, उसकी एक ओरिजिनल कॉपी और उसकी एक फोटो कॉपी आपको लेके जानी है, ठीक है। और इसके 4 हो गया इसका मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी, ठीक है। ग्रेजुएशन की जो आपकी जो मार्कशीट होगी वो आपको लेके जानी है, डिग्री नहीं लेके जानी, मार्कशीट वगैरह जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है ना वो ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में आपको एक फोटोकॉपी हो गई। इसके अलावा जो पांचवा डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने रखा है वो है आपका टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने विश्वविद्यालय से वहां से आपको कटवा लेना है, ठीक है। और वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहां से आपको कॉलेज से टीसी भी लेनी है, तो वहां से टीसी और माइग्रेशन दोनों लेके आपको वहां पे जाना है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ही मैं बता देता हूँ, अगर आप ये टीसी और माइग्रेशन अगर आप इस टाइम आपके पास होगा भी नहीं तो आपको एक वो फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना, अंडरटेकिंग का। उसमें आप 10-15 दिन का एक टाइम होता है, उसमें आप जमा करवा सकते हो, वो बड़ी डील नहीं है। उसमें 10-15 दिन ये देंगे, उस 15 दिन के अंदर आप डिपार्टमेंट में उसको सबमिट कर दीजिएगा, तो वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास है तो आप अभी लेके चले जाइए, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अंडरटेकिंग आपको भरेंगे, अंडरटेकिंग आप वहां से उसको निकलवा के वो भर के वो जमा करवा देना। इसके अलावा एफिडेविट फॉर प्राइवेट कैंडिडेट और अंडरटेकिंग, जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं या जिन्होंने जो ग्रेजुएशन वगैरह किया है वो प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में किया है, तो वो उसके लिए उसका एफिडेविट लगाना होगा और एक अंडरटेकिंग होगी उसके लिए। इसके अलावा अगर आपको, हाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास गैप रहा है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद में अगर कुछ खाली कुछ नहीं किया या कोई दूसरा कोर्स नहीं किया, या ग्रेजुएशन के बाद आपने 1 साल या 2 साल गैप रह गया, तो उस गैप गैप का इन लोगों ने नंबर भी डिडक्ट किया है आपके स्कोर कार्ड में। और साथ ही साथ आपको क्या होगा कि इसमें यहाँ पे एक अंडरटेकिंग भी आपको गैप ईयर की देना होगा कि आपने उस 1 साल या 2 साल का जो गैप दिया उसमें आपने क्या किया है, तो ये आपको अंडरटेकिंग गैप ईयर इसको देना पड़ेगा। इसके अलावा रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो रिसेंट होना चाहिए, ओबीसी एसटी एससी एसटी, इसका सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ना। और इसके ओरिजिनल और इसकी एक फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। इसके अलावा इकोनॉमिकल वीकर सैंक्शन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड वन फोटोकॉपी, और ये भी आपका लेटेस्ट होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो भी आपका लेटेस्ट होना चाहिए। मतलब लेटेस्ट का मतलब ये हो गया कि 1/4/2021 के बाद का, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तब से तब का होना चाहिए, या 31 मार्च 2021 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। इसके अलावा अगर आप एनसीसी से आपने अगर वो फॉर्म लगाया है तो एनसीसी का आपका जो बीसी सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना होगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, 3 आपको फोटोग्राफ ले जानी है, एक आधार कार्ड हो गया आपका ओरिजिनल और उसकी एक फोटोकॉपी लेके जानी है। और इसके अलावा जो लास्ट इन्होंने रखा हुआ, कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो कोविड-19 प्रोटोकॉल एज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आपको कोविड-19 जो प्रोटोकॉल हैं, गाइडलाइन है, उसका आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा। आपको मास्क वगैरह प्रॉपर लगा के लाइन में खड़ा होना पड़ेगा वहाँ पे प्रवेश भवन में। तो ये सारी चीजें हो गई। और एडमिशन शैल बी स्ट्रिक्टली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। तो देखिए ये इसका कोई फिक्स नहीं है कि इन लोगों का एडमिशन हो ही जाएगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मेरिट बनेगी, मतलब ये तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया है। अब वहाँ पे जितने बच्चे प्रेजेंट होंगे जिनके 180.20 से ज़्यादा नंबर है, वो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो उन स्टूडेंट्स की जो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनकी वहाँ पे मेरिट बनेगी, और फिर वहाँ पे एडमिशन उनको दिया जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर 180.20 इन्होंने रखा है, क्राइटेरिया रखा, अब 180.20 से जितने भी बच्चे हैं, मान लें जो फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो सीटें हैं 375 सीटें हैं वहाँ पे, 375 सीटें, लेकिन बच्चे अगर मानो उसमें 400 बच्चे आ रहे हों, इन लोगों ने कुछ अपना हिसाब से रखा है कट ऑफ, तो वो सारे बच्चे उसमें फिर मेरिट वहाँ पे बढ़ाएंगे, और फिर अगर आपको सीटें अवेलेबल रहेंगी तो आपको बिल्कुल एडमिशन वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये सारी आपकी जानकारी है जो मैंने आपको काउंसलिंग से संबंधित है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में देखो, हाँ ये आपकी साइट रही, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वहाँ से मैंने जहाँ से बताया वहाँ से, यहाँ से भी वो सेम ही आएगा। इसके अलावा मैं थोड़ा ये बता देता हूँ कि यहाँ पे सीटें क्या क्या है। अच्छा, अगर जिस भी स्टूडेंट्स का मानो कि 180.20 नंबर नहीं बन रहे हो तो वो क्या करेंगे
क्या उनका एडमिशन नहीं होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, एडमिशन तो होगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक देखो ऐसा है कि फैकल्टी ऑफ लॉ में तो नहीं होगा। फैकल्टी ऑफ लॉ में तो क्या है कि सीटें लिमिटेड है, लेकिन इसके अलावा इसके 2 कॉलेज और हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉलेज तो क्या है, इसकी है CMP, चौधरी महादेव प्रसाद, ऐसे करके उनका नाम है, चाहिए रहा, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, CMP डिग्री कॉलेज। ये इसके कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, इलाहाबाद में ही है, ये ज्यादा दूर नहीं है फैकल्टी ऑफ लॉ से, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा दूसरी एक कॉलेज और है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ADC। तो इसके 2 कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज हैं जिसमें ये लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाता है फैकल्टी ऑफ लॉ के अलावा। तो इसमें सीटें कितनी हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ भाई, कितनी कितनी सीटें हैं। तो पहले जो फर्स्ट जो इनका ब्रोशर आया था, ठीक है, जो फर्स्ट इनका ब्रोशर आया था, तो इस फर्स्ट ब्रोशर में इन लोगों ने क्या किया है, अच्छा हम मैं आपको बताता हूँ कि जो देखो नंबर ऑफ सीट्स इन द कोर्स इज द 375 फॉर फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जो फैकल्टी ऑफ लॉ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, उसमें 375 सीटें हैं। और जो CMP डिग्री कॉलेज और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज जिसको ADC बोलते हैं, वहाँ पे 300 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आई होप यू गोट इट माई ऑल पॉइंट कि 300 सीटें आपकी CMP में है, 300 इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में है, 375 फैकल्टी ऑफ लॉ में यहाँ पे सीटें हैं टोटल। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि टोटल यहाँ पे कितनी सीटें, 975 सीटें हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और अभी जो काउंसलिंग जो हो रही है, जो काउंसलिंग का शेड्यूल मैंने आपको बताया, वो सिर्फ फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए है। तो अभी निराश ना हो, अभी 2 कॉलेज आपके लिए हैं, अगर उनकी जब कट ऑफ आएगी तो उनके बारे में बताया जाएगा। अभी आप सिर्फ इसी पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपका हो रहा है तो आप पहुंच जाइए, अपने डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। और हाँ, और फीस बहुत, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फीस बहुत न्यूनतम है यहाँ पे, फीस बहुत ही न्यूनतम है। मतलब आप ये समझ लीजिए 1200, 1400, 1500 रुपए में, 1500 रुपए में आप LLB की पढ़ाई 1 साल में कर लोगे। टोटल 3-4 हजार रुपए में तो आपका पूरा 3 साल का काम हो जाएगा। इतनी इतनी सस्ती पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोवाइड करवाता है, जो देश का बहुत ही कम ऐसे विश्वविद्यालय होंगे जो, अगर JNU को छोड़ दिया जाए तो, जो आपको मतलब 1500 रुपए में पढ़ाई करवा रहे हो LLB की। LLB एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसकी 1500 रुपए में पढ़ाई कोई विश्वविद्यालय नहीं करवाता, सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस देश का ऐसा विश्वविद्यालय है, अगर JNU के बाद में, कि वो बहुत न्यूनतम फीस में पढ़ाई करवा रहा है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप छोड़िएगा मत, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, आप पहुंच जाइए। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा डिपार्टमेंट के बारे में बता दूं, डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ लॉ का डिपार्टमेंट कैसा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ लॉ, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की ब्रीफ हिस्ट्री है। तो देखिए सबसे पहले जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1866 में, 1866 में, जब अंग्रेजों का टाइम था, जब हमारा देश भी आज़ाद नहीं होता, तो जब 1866 में हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद की स्थापना की गई थी, तो वहाँ पे वकीलों की ज़रूरत हुई। जब लीगल वकीलों की ज़रूरत हुई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, अब वकीलों की जब ज़रूरत हुई तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ किया जाएगा भाई। जब वकील प्रैक्टिस के लिए, तो वकील चाहिए हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। अब वकीलों की उस टाइम वहाँ पे लीगल एजुकेशन प्रोवाइड कोई विश्वविद्यालय था ही नहीं उस टाइम, सिर्फ इलाहाबाद देश का चौथा विश्वविद्यालय बना था। उससे पहले कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास वो उधर साइड में थे, ठीक है। लेकिन इधर जो यूनाइटेड प्रोविंस था हमारा, जो आज का यूपी है, तो उस टाइम इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारा, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पहले जब हाई कोर्ट खुला, तो उस टाइम लीगल इसके जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स थे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो आपका डिपार्टमेंट है, ये 1872, ठीक है, The law department functioned in the Muir College from 1872 onwards till the new building of the immense architect beauty। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि फिर उसके बाद में जो आपका लॉ डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, वो 1872 के बाद में आपकी म्यूर कॉलेज, जो कि अब हॉस्टल हो चुका है, एएन झा हॉस्टल बोलते हैं उसको। मैं भी काफ़ी टाइम वहीं पे जब खाना खाना होता था हमारा वहाँ पे, तो एएन झा हॉस्टल पहले था, तो एएन झा हॉस्टल नहीं, जिसको म्यूर कॉलेज बोलते हैं, तो म्यूर कॉलेज में इस लॉ डिपार्टमेंट को रन किया गया 1872 में, ठीक है। तो उसके बाद में 1872 से ये डिपार्टमेंट वहाँ से फंक्शनिंग कर रहा है। उसके बाद में इस डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग थी, ठीक है, इस डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग थी वो 1921 में, ठीक है, 1921 में देखो ये रहा 1910 में इसकी न्यू बिल्डिंग बनी थी सीनेट हॉल के बगल में, जो सीनेट हॉल है आर्ट्स फैकल्टी में, तो आर्ट्स फैकल्टी में सीनेट हॉल है, तो उस वहाँ पे इसकी न्यू बिल्डिंग की स्थापना की गई थी, जो आज
आज इंग्लिश डिपार्टमेंट है। पहले वो लॉ फैकल्टी, लॉ भवन था, या लॉ की बिल्डिंग थी, वो वहाँ पे लॉ की पढ़ाई होती थी। फिर उसके बाद में वहाँ से इस डिपार्टमेंट को शिफ्ट करके देखो इस डिपार्टमेंट को फिर नई जो आपकी वर्तमान फैकल्टी है वो छठम लाइन में है, जहाँ पे प्रवेश भवन के आसपास ही उधर की साइड में है, छठम लाइन में। तो छठम लाइन में इसके लॉ की फिर परमानेंट बिल्डिंग बनी थी। ये देखो, ये बनी थी 1965 में, ठीक है। The then Law Minister of India had laid the foundation stone in 1965. The transfer of Law Department to the new building was completed in the early 1980. तो 1965 में इसकी नींव रखी गई थी फैकल्टी ऑफ लॉ की, और 1980 में इस डिपार्टमेंट को यहाँ से सीनेट भवन के पास वाली बिल्डिंग से ले जाके उसको चेंज वहाँ पे चेक कर दिया गया। और अब जो सीनेट भवन के पास वाली बिल्डिंग है जहाँ पे पहले लॉ कॉलेज थी, उस लॉ कॉलेज को उस लॉ डिपार्टमेंट को अब वहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट रन करता है। तो ये है, और ये मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित फैकल्टी है। आप देख रहे हो जब से इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1866 में, 1872 में आपकी इसकी फैकल्टी ऑफ लॉ वहाँ से फंक्शन कर रहा है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में, ठीक है। कब हुई थी? 1887 में। 1887 में ये देखिए आप, When in the 1887 the Allahabad University was established as teaching cum affiliating university। तो जब 1887 मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी नहीं हुई थी, उससे पहले या उससे पहले से आपकी लॉ फैकल्टी वहाँ पे रन कर रही है। तो उससे पहले जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं बना था, तो उससे पहले ये जो लॉ फैकल्टी थी वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अफिलिएट था, वहाँ से इसको अफिलिएशन मिला हुआ था। लेकिन जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई तो उसके बाद में लॉ फैकल्टी, उस लॉ फैकल्टी को वहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इसको हटा दिया गया। तो ये सारा कुछ हो गया आपके डिपार्टमेंट के बारे में। यहाँ से काफ़ी बहुत ही प्रतिष्ठित आपके जूरिस्ट, जज, हाई कोर्ट के वकील, बड़े बड़े नेता यही इसी फैकल्टी से निकले हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हो। ये देखो इन्होंने दे भी रखा कि द लॉ डिपार्टमेंट कंटिन्यू टू हैव 4 नहीं, ये नहीं होगा इसमें। डॉक्टर आपका क्या, नोटेबल, इट इज नोटेबल दैट सर तेज बहादुर सप्रू हो गया, पंडित मोतीलाल नेहरू हो गया, सर सुंदरलाल जी हो गए, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू हो गया, ये इस डिपार्टमेंट में टीचर्स के रूप में पढ़ाए हुए हैं भाई। हैव बीन पार्ट टाइम टीचर्स इन द लॉ डिपार्टमेंट। पंडित मोतीलाल नेहरू जी, सर तेज बहादुर सप्रू जी, सुंदरलाल जी, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू जी, ये सब इस डिपार्टमेंट में पढ़ाए हुए हैं आपकी फैकल्टी ऑफ लॉ में। तो बहुत ही प्रतिष्ठित फैकल्टी है। अगर आपको अब एडमिशन हो रहा है तो आप बिल्कुल लीजिए, नो डाउट आपका अच्छे से 3 साल वहाँ पे गुजरेगा और आप बिल्कुल अच्छे से। हाँ, थोड़ी सी मैं एक इसमें ड्रॉप पॉइंट में आपको बता देता हूँ। ड्रॉप पॉइंट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ में कौन कौन से कोर्स स्टेम पे रन है। तो डिग्री अवार्डेड बाय द लॉ फैकल्टी, इसमें आपके BA LLB ऑनर्स जो कि 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे रन है, ठीक है। उसमें 150 सीटें हैं। और LLB 3 ईयर, उसमें 375 सीटें हैं। ऑनर्स में करवा रहा है, LLM है 2 साल का, PhD भी करवाता है, और LLD, ये सारे कोर्स यहाँ पे इस फैकल्टी ऑफ लॉ में करवाए जाते हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चार फैकल्टी है टोटल, आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, लॉ फैकल्टी। लॉ फैकल्टी बिल्कुल अलग है और बाकी जो फैकल्टी है उनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। इसके बाद में कुछ, हाँ, मिनिमम एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा एडमिशन लेने से पहले भाई, आपकी कितनी एलिजिबिलिटी ये मांग रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, थोड़ा सा मतलब। वैसे तो वो BCI के रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों का थोड़ा सा कुछ अलग होता है। तो आप ये एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, 45% मार्क्स है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और 42% फॉर OBC कैटेगरी, 40% फॉर SC एंड ST कैटेगरी। तो ये आपको चाहिए। और इसके बाद में ये सारी चीज़ें तो हो गई, ठीक है। आरक्षण वगैरह वही सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार रहेगा, वो उसी के अनुसार आपकी सीटें डिवाइड होंगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, बस हो गया। एक मैं बात अभी आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है ना कि अभी कुछ मतलब फैकल्टी की थोड़ी सी शॉर्टेज है काफ़ी टाइम से। लेकिन फैकल्टी की शॉर्टेज इसलिए नहीं है कि मतलब ऐसे फैकल्टी तो है, परमानेंट फैकल्टी 12-13 टीचर्स यहाँ पे साइट पे मैंने देखा था, वो आप साइट पे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हम साइट पे देखते हैं, साइट पे यहाँ पे टोटल जो फैकल्टी है वो यहाँ पे 12-13 टीचर्स हैं टोटल, तो परमानेंट तो यहाँ पे है। लेकिन उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी होती है सभी जगह होती है, तो वो
यहाँ पे हो जाएगी। तो अभी जैसे नई वीसी आई हुई है, तो अभी जैसे वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया है, तो तुरंत मेरे को लगता है कि आपको आने वाले टाइम में परमानेंट फैकल्टी भी आपको जल्द ही मिलने वाली है। और फिर उसके बाद में डिपार्टमेंट शानदार रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए फैकल्टी आपके पास डॉक्टर अभिषेक कुमार जी हो गए, अजय सिंह, आपके अंशुमन मिश्रा जी हैं, इसके अलावा हरिभान सिंह हो गए, जयशंकर सिंह जी हो गए, जयप्रकाश मिश्रा जी हो गए, मुक्ता वर्मा मैम होगी, और इसके अलावा नवीन प्रकाश वर्मा जी हो गए, और रश्मि ठाकुर हो गई, और रविकांत चौबे हो गए, रोशन लाल जी हो गए, और सोन, काफ़ी सारी फैकल्टी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है फैकल्टी वगैरह की। और जो अगर फैकल्टी कम भी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हो जाएंगे। अभी जल्द वैकेंसी आने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आदेश देती है, निकालती है मैम वाइस चांसलर जी, तो उसके बाद में आपको परमानेंट फैकल्टी भी काफ़ी मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। बहुत सारी रिगार्डिंग आ रही थी आपकी क्यूरी से रिगार्डिंग, सर हमें बताइए ये कट ऑफ क्या है, कैसे कट ऑफ क्या है, ये 180 क्या होता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी बाकी तो क्या होती है वो कैटेगरी के अनुसार सारा कुछ निकाल के देते हैं, लेकिन ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय ये सीधा नंबर ही दे देता है कि भाई आपके 180 से ऊपर, जो इनके 180 अबव जिनके भी आए हैं वो सारे आ जाइए उठा के। तो ये इलाहाबाद हर विश्वविद्यालय का अपना अपना होता है। तो ये सारी जानकारी रही, आई होप। अब आप ये करिएगा कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी क्योंकि हमने नया स्टेप अभी डालना स्टार्ट ही किया है आप लोगों के लिए, तो अभी आप थोड़ा सा हमें थोड़ा सहयोग करिए। हम तो बस यही कहेंगे, हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कंटेंट नए नए स्टेप लेके आएंगे, नई नई चीज़ें इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। तो आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, हैव ए नाइस डे।